हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आपका जो चैप्टर होने वाला है लूसेंट से, वो आपका सिंचाई होने वाला है। आपका दूसरा चैप्टर जो होने वाला है वो आपका वनस्पतियां हैं, कहाँ कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो सब आपका यहाँ पर क्लियर आज हो जाएगा। और थर्ड आपका जो आईएसएफआर का डाटा है वन वाला 2023 का लेटेस्ट, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ आज मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा ताकि यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये लूसेंट का ही सभी डाटा है, जो भी डाटा यहाँ पर दिया गया है कोई अलग डाटा नहीं है। तो जिनको लगता है लूसेंट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ पर देख सकते हैं, और आप एक बार मिला भी सकते हैं कि ये लूसेंट के ही डाटा है कि नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कल भी हमने वीडियो डाला था, तो कल आपका जो वीडियो था वो आपका एग्रीकल्चर का था। तो पूरा एग्रीकल्चर खत्म कर दिया था, बहुत हम डिटेल में खत्म किए थे, जाकर आप वहाँ पर आप देख लीजिए। तो चलते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं भारत में जो सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण है, इसके बारे में हम पहले डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में जो विशाल सिंचाई प्रणाली को प्रबंधन और पैमाने के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। जैसे हमारे यहाँ जो सिंचाई होती है वो सरकार ने कहा है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। जो 3 भागों में डिवाइड किया है वो कौन कौन सी हैं? तो अगर हम बात करते हैं पहला भाग कौन सा होता है, ये बृहद सिंचाई परियोजना, जिसमें बड़ी परियोजनाएं आती हैं। तो जो बृहद सिंचाई परियोजना होती है वो पहला हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया? मध्यम सिंचाई परियोजना। तो बृहद सिंचाई परियोजना और मध्यम सिंचाई परियोजना दो हो गया। और एक तीसरा क्या हो गया? लघु सिंचाई परियोजना। तो बृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अभी देखिए, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, हाँ, जिन लोग को प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो देखना होगा वो जाकर प्लेलिस्ट बना है वहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अगर हम बृहद सिंचाई परियोजना में देखते हैं क्या कहते हैं, करें बृहद सिंचाई परियोजना में क्या क्या आते हैं, मध्यम सिंचाई परियोजना में, लघु सिंचाई परियोजना में। कैसे आप डिवाइड करेंगे, कैसे आप बताएंगे कि ये बृहद सिंचाई है कि या मध्यम सिंचाई है या लघु सिंचाई है, मेजर मीडियम और माइनर। आप देखिए जो वह परियोजनाएं हैं जिनके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर, क्या लिखा गया है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक की कृषि योग्य भूमि हो, मतलब वहां पर जो सिंचाई 10,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि आती है वो बृहद सिंचाई परियोजना में। जैसे आपने देखा होगा जो डैम वेम होते हैं वो भी तो सिंचाई का ही काम करते हैं, तो वो बृहद सिंचाई में आते हैं। तो याद रख लेंगे जो डैम वेम होते हैं वो बृहद सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि। अगर हम मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करें तो जो नहरें होती हैं छोटी छोटी वो आती हैं। वह परियोजनाएं जिनके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच की कृषि योग्य भूमि आती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मध्यम सिंचाई परियोजना। और लघु सिंचाई परियोजना क्या होता है? वह परियोजनाएं जिनके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम की कृषि योग्य भूमि आती है वो लघु सिंचाई परियोजनाएं कहलाती है। तो अभी तक हमने क्या चीजें बताई? अभी तक हमने ये बताया है कि सिंचाई परियोजनाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक बृहद, एक मध्यम, एक माइनर। ठीक है, जब बृहद की बात करेंगे तो आप हमेशा 10,000 से ऊपर ले लीजिएगा, उसमें बड़े बड़े आप डैम की बात करेंगे। अगर हम मीडियम की बात करें तो उसमें आप छोटे छोटे नहरों की बात करेंगे, वो क्या होती है? वो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं होती हैं। अगर हम लघु सिंचाई परियोजना, वह परियोजनाएं जो 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होती है वो क्या होती हैं? वो लघु सिंचाई परियोजनाएं होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, देखते क्या है। अब हम देखते हैं कि सिंचित क्षेत्र का बंटवारा कैसे हुआ है। लघु परियोजनाएं भारत की सिंचाई में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। जो हमारे यहाँ लघु सिंचाई परियोजना है वो सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर आप डैम की बात करें तो जो जहाँ जहाँ डैम है उसी के आसपास के इधर वाले क्षेत्रों को ही कर पाएंगे। जो कि लघु सिंचाई परियोजना है जहां पर न डैम है न कुछ है, वो टिब्बल के थ्रू होता है। ठीक है, ये इसमें टिब्बल उब्बल आता है, ये पीछे आपने देखा ना, पीछे ये टिब्बल,
ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचाई भूमि का अधिकांश हिस्सा जो है वो लघु सिंचाई परियोजनाओं के अधीन है। अब हम ये आपके डाटा आपका लूसेंट का ही है, मैं अलग से कोई डाटा नहीं लाया हूँ, ठीक है। सब कुछ लूसेंट से है, मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि आपको लूसेंट इतने अच्छे से याद हो जाए कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दो चार तो आ ही जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा। तो वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचाई भूमि का अधिकांश हिस्सा लघु सिंचाई परियोजनाओं के अधीन आता है, जिसमें हम कहते हैं जो माइनर प्रोजेक्ट लघु परियोजनाएं होती हैं, उसमें अगर हम 100% की बात करें तो 100% में 63%, याद रख लेंगे, 100% में 63% जो होती हैं वो लघु माइनर प्रोजेक्ट लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। आप देखते होंगे आपके आसपास, आप गांव में देखते होंगे, किससे ज्यादा सिंचाई करते होंगे आप, तो आप किससे सिंचाई करते होंगे, ये टुब्बल लगाया जाता है। नहीं, आपके खेत, जैसे ये आपका खेत है, एक किनारे पे एक टुब्बल लगाते हैं, आपके पापा जी दादाजी सब लोग क्या करते हैं, एक टुब्बल लगाते हैं, तो ये सब सिंचाई करते थे, ठीक है। आप आज भी ऐसे सिंचाई होती है, तो याद रख लेंगे ये, तो इसी के अंतर्गत आती है। बृहद और मध्यम परियोजनाएं क्या होता है, मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट, इसमें 37% भाग आते हैं। तो अगर आपसे पूछे कोई कि बृहद ये भले ही है, लेकिन भारत में सिंचाई सबसे ज्यादा किससे होता है, तो भारत में सिंचाई सबसे ज्यादा होता है लघु परियोजनाओं से। लघु परियोजनाएं मतलब क्या होता है, इसमें कितने हेक्टेयर से भूमि आती है, तो यहाँ पर जो 2000 से कम होते हैं, तो यहाँ पर पीछे देखेंगे आप, लघु पर 2000 हेक्टेयर से कम भूमि में आती है लघु। मध्यम में 2000 से 10,000 हेक्टेयर में मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, बृहद सिंचाई में 10,000 से हेक्टेयर से ज्यादा, ठीक है। अब यहीं देखिए, बृहद और मध्यम सिर्फ 37% ही करते हैं, मतलब नहरों से और जो डैम बड़े बड़े हैं उनसे सिर्फ 37% ही करते हैं। यह दर्शाता है कि स्थानीय और छोटे पैमानों के सिंचाई साधन राष्ट्रीय कृषि के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आपको पता चलता है कि जो छोटे सिंचाई के साधन हैं, पंप से टोट, वो कितने महत्वपूर्ण है स्थानीय खेतों के लिए, ठीक है। चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। करें वैश्विक परिप्रेक्ष्य, दुनिया में भारत का सिंचित क्षेत्र अगर हम बात करते कि भारत में सिंचित क्षेत्र कितना है, तो देखिए यहाँ पर हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, टॉप पर से हम पीछे नहीं है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, तो विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चाइना में पड़ता है। उसके बाद किसका नंबर आता है, उसका बाद अपने प्यारे भारत का नंबर आता है। अब देखिए चाइना किस नंबर पे है पूरे एरिया में, अगर हम देखते हैं तो पूरे एरिया में हमको चाइना थर्ड नंबर पे है, ठीक है। अगर एरिया वाइज देखते हैं, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद आपका चाइना ही आता है, या मतलब चौथे, कभी कभी कहीं कहीं चौथे नंबर पे दिया जाता है, अमेरिका पहले दे दिया जाता है, तो तीसरे चौथे कोई भी हो, ठीक है। लेकिन हमारा प्यारा भारत कौन सा है, 7वें नंबर पे है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ चाइना का सिंचित क्षेत्र 21% है, और भारत का सिंचित क्षेत्र कितना है, भारत का सिंचित क्षेत्र 20.2% है। मतलब चाइना का एरिया इतना बड़ा है, लेकिन उसका सिंचित क्षेत्र इतना ही है, और हमारा एरिया इतना बड़ा है और हमारा सिंचित क्षेत्र कितना है, हमारा सिंचित क्षेत्र इतना है, सिर्फ इतना खाली है, ठीक है, ये याद रख लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो जमीनें हैं वो चाइना से ज्यादा महत्वपूर्ण जमीनें हैं, क्योंकि चाइना के लगभग बराबर हम आए हैं, 20.21 इनका है, हमारा 20.2 हमारा है। तो विश्व का कुल सिंचित क्षेत्र चाइना में सबसे ज्यादा है, ये याद रख लेंगे। और जो भारत का कुल सिंचित क्षेत्र है वो 20.2 है, जो विश्व में दूसरे स्थान पे रखता है। तो ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ाया, अभी एक बार हम रिवीजन भी करते चलेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। बृहद में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है, मध्यम में 2000 से 10,000, और लघु में 2000 हेक्टेयर से कम की कृषि भूमि आती है। इसके बाद हमने 63% सिर्फ लघु से होता है, और बृहद और मध्यम मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट से सिर्फ 37%, ठीक है। और हम कहते हैं कि आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कहाँ है, तो आप चाइना बताएंगे, उसके बाद भारत, अगर नंबर भी पूछ ले तो आप कहेंगे 21% चाइना में है, भारत में 20.2% है, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पर कह रहा है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 1,367 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। मतलब जहाँ पर भारत का
एरिया है उसमें 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। मतलब अगर 100% बोया देखा जाए तो उसमें हमारे यहाँ 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और जो भी कम रहता है वो भगवान जी दे देते हैं, ठीक है, तो हो जाता है। तो ये याद रख लेंगे। भारत में शुद्ध बोए गए 1360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। हम चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 21 और 20.2 याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं सिंचाई के मुख्य स्रोत। अब आपके लूसेंट में देखते होंगे, ये नई वाली लूसेंट है। आप नई वाली लूसेंट में पेज नंबर आप 140 और 141 देखेंगे। पेज नंबर 141 देखेंगे और 140 देखेंगे, ठीक है। ये आप देखेंगे वहां पर एकदम यही डाटा दिया गया है। इसको सिर्फ आपको थोड़ा सा डायग्राम वोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन सा, भूजल पर भारत की निर्भरता क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम कहते हैं कि कुआं और नलकूप, जो वेल होता है और ट्यूबवेल होता है, आप बचपन में देखे होंगे। बचपन की यादें कितनी सही होती है। बचपन में जब आप छोटे होंगे तो क्या होते होंगे, जो जो लोग थोड़ा सा गांव से बिलोंग करते हैं, हम भी ऐसा किए ही हैं। क्या होता है, आप देखते होंगे कि जब सिंचाई होती होगी तो हम सब क्या होते थे, सुबह सुबह नहाने निकल देते थे। कहाँ पे, ट्यूबवेल पे। तो ट्यूबवेल पे जाते थे खेत में और वहीं पर नहा वहा के बढ़िया आते थे, ठीक है। तो वहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, जो पूरे भारत में 55.9 कितना 50.9% क्या होता है, ये कुआं और ट्यूबवेल से सिंचाई होता है। कुआं से तो हम नहीं देखे हैं हमारे यहाँ सिंचाई। कुआं से पहले हमारे जो दादाजी के दादा होंगे वो करते होंगे, क्योंकि उस समय ट्यूबवेल रहा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने जब हमारा जनरेशन चला तो हमने देखा क्या होगा, ट्यूबवेल से देखा, ठीक। आज भी ट्यूबवेल से ही होता है। तो 55.9, तो एक ट्यूबवेल जब चलता है तो आपने देखा होगा एक हौद होता होगा आगे, ठीक है। इसमें पानी गिरता होगा इसी हौद में और फिर ऐसे यहाँ निकाला जाता होगा ऐसे, तब ये खेतों में सप्लाई कर दिया जाता होगा। मतलब ये अपना नाला एक बना होता छोटा सा, ठीक है, ये खेतों में सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी हौद में नहाने का अलग ही अंदाज रहता था, ठीक है। तो ये 55.9%। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद किसका नंबर आता है, नहर से। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 55.9% ये हो गया। इसके बाद हम नहर की बात करते हैं, 31.4% हमारा क्या होता है, 31.4% ये नहर से होता है, ठीक है। तो नहर वाला ये वाला है और ये कुआं और नलकूप वाला है। अब देखिए तालाब की बात करते हैं, तो तालाब से जो सिंचाई होती है वो 6.1%। हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर तालाबों की सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है। प्रायद्वीपीय भारत के भागों में सबसे ज़्यादा सिंचाई तालाबों, क्योंकि वहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो हमेशा नहीं बहती है। जो बरसात का मौसम आता बहती है, बाढ़ भी ला देती है, इसके बाद सूख जाती है, ठीक है। तो वो तालाबों से वहाँ पर 6.1, और अन्य स्रोत से अदर जो सोर्स होते हैं उसमें 6.6% होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये 6.6% है और ये 6.1% है। और ये आपका नहर वाला एरिया है और ये कुआं और नलकूप। इसका पीडीएफ आपको 2-4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये ज्योग्राफी। इसके बाद आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है, जो कुल सिंचित क्षेत्र के आधे से अधिक हिस्से को कवर करता है, ठीक है। आधे से अधिक हिस्सा तो कवर ही कर रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए भूजल की शक्ति, नलकूप और पंपसेट में तमिलनाडु का अग्रणी होता है। देश में सर्वाधिक नलकूप व पंपसेट तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो याद रख लेंगे सबसे ज्यादा ये नलकूप और पंपसेट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके लूसेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नलकूप व पंपसेट कहाँ, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नहर प्रणाली नेटवर्क, उत्तर प्रदेश का वर्चस्व है। सबसे ज्यादा नहर प्रणाली की सघनता कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। नहरों की सर्वाधिक एक सघनता वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। 15.6% अकेले ये कवर करता है। तो नहर के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सघनता वाला राज्य है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की पारंपरिक सिंचाई पद्धति के बारे में हम देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, तमिलनाडु राज्य में की जाती है। याद रख लेंगे तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, ये देखिए तालाब है, इसी तालाब से यहाँ पर सिंचाई की जाती है।
तो तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा तालाब की सिंचाई की जाती है। यह क्षेत्र लहरदार भूमि और गैर बारहमासी नदियों के कारण पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो गैर बारहमासी है, मतलब ज़्यादातर वो हर मौसम में नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए, बिहार में देखते हैं आप, हमारा हिमालय है, उससे पर बर्फ बर्फ पिघलता है, तो नदियाँ हमेशा बारहमासी रहती हैं। लेकिन यहाँ कोई हिमालय नहीं है कि हमेशा बारहमासी ही रहेंगी, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक परियोजना का विश्लेषण, दमन गंगा, याद रखिए दमन गंगा। इस परियोजना की अगर हम बात करें, आइए हम एक बृहद मध्यम श्रेणी की परियोजना दमन गंगा परियोजना को करीब से देखें, ताकि समझ सके ये प्रणाली कैसे काम करती है। किस नदी पर है ये? दमन गंगा नदी पर है। तो आप याद रखेंगे दमन गंगा नदी पर ये दमन गंगा परियोजना है। वलसाड जिला गुजरात संयुक्त परियोजना है। तो वलसाड जिला गुजरात ये संयुक्त परियोजना है। ये प्रकार है संयुक्त परियोजना। अब किसका? ये महाराष्ट्र गुजरात का है, ठीक है। तो ये आप देखिए, यहाँ गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है। ये आपका दमन गंगा परियोजना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यह गुजरात एवं दादर नगर हवेली की, सॉरी, महाराष्ट्र की गुजरात और दादर नगर हवेली क्या क्या है? संयुक्त परियोजना है। दमन गंगा नदी महाराष्ट्र से एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, दमन गंगा नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। लेकिन आप ये चीज करेक्ट करिएगा कि यह गुजरात महाराष्ट्र की नहीं है, यह एक संयुक्त परियोजना है। पीछे आपने देखा होगा, यह एक संयुक्त परियोजना है ना, ये एक संयुक्त परियोजना है। लेकिन किसके किसके बीच में है? गुजरात और दादर नगर हवेली। मैं सोचा यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र में बह रहा होगा, तो गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। लेकिन ये याद रख लेंगे, ये गुजरात और दादर नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। दादर नगर हवेली दमन दीव एक ही हो गए सब ना। तो ये इन्हीं की परियोजना है। तो गुजरात और दादर नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। दमन गंगा नदी महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इतना ये याद रख लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब वही सब निष्कर्ष है। भारत की सिंचाई 63% भूम छोटी स्थानीय परियोजनाओं पर निर्भर है। 56% हिस्सेदारी की कुएं और नलकूप है, वही जो अपना सारांश है बस। तमिलनाडु नलकूप में, उत्तर प्रदेश नहर में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई, और प्रायद्वीपीय भारत तालाब से ज़्यादा सिंचाई करता है। अपनी अपनी सिंचाई पद्धतियों में अग्रणी होते हैं, ठीक है। भारत विश्व के कुल संचित क्षेत्र का 20% से अधिक हिस्सा रखता है, जो इसकी कृषि शक्ति को दर्शाता है। तो 21% चाइना रखता है, और हम कितना रखते हैं? हम तो 20% रखते हैं। तो बस इतना हमको याद रखना होगा। चलते हैं, हमने देखते हैं हम अब। हाँ, अभी एक यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद हम थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं जीवनदायिनी जलमार्गों के बारे। पूरे भारत में नदियों को सिंचाई और जलपूर्ति और ऊर्जा के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिससे लाखों लोगों के लिए समृद्धि संभव हुई है। अब जैसे हम देखते हैं, यहाँ इंदिरा गांधी, यहाँ ना आपका हरियाणा पंजाब से, यहाँ पंजाब से ना कौन सा निकाला गया है? पंजाब से। यहाँ पर आपका इंदिरा गांधी सतलज नदी से निकलने वाली यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। तो याद रख लेंगे, यहाँ पर पंजाब के सतलज नदी से निकलने वाली ये कहाँ पर? ये इंदिरा गांधी नहर जाके राजस्थान के रेगिस्तान में पानी प्रोवाइड करती है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है सतलज नदी से निकलती है, यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ये याद रख लेंगे। अब देखिए, टिहरी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ये सब आपके पेपर उसमें बुक में दिया है, सिर्फ थ्योरी के पार्ट में दिया है। यहाँ पर आपको आपको मैप के फॉर्म में दे दिया गया बस। उत्तराखंड में भागीरथी और भीलांगना नदियों पर स्थित यह सिंचाई जल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन करता है। तो ये जल विद्युत भी उत्पादन करता है और सिंचाई भी करता है, ठीक है। ये याद रख लेंगे। तो टिहरी हो गया और इंदिरा गांधी हो गया। सारण व त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सारण व त्रिवेणी नहर जो है ये बिहार में न पड़ते हैं, ये किससे आपका जल प्रदान कर प्राप्त करते हैं? तो ये गंडक नदी से जल प्रदान करते हैं, ये याद रखेंगे। किससे? गंडक नदी से।
पंबा परियोजना कहाँ पे है? पंबा परियोजना आपसे पूछे तो पंबा केरल में पंबा नदी पर पंबा परियोजना है, तो याद रख लेंगे केरल में नदी, केरल में पंबा नदी पर पंबा परियोजना है। ठीक है, तो पंबा नदी पर पंबा परियोजना है। अब देखिए यहाँ पर गिरना, मिरना नहीं गिरना, ठीक है, गिरना है, गिरना परियोजना, गिरना महाराष्ट्र के नासिक के गिरना नदी पे है। तो गिरना परियोजना पूछे, गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के गिरना नदी पर स्थापित की गई है। तो इतना जो बृहद है, जो मेन मेन है, उनको याद रख लेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर कौन कौन से हैं आपके जो सिंचाई के परियोजनाएं हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। 63% भूमि पर यहाँ पर ये देखिए गुजरात में यहाँ पर क्या है, दमन गंगा नदी पर याद रखेंगे संयुक्त परियोजना है किसकी? दादर नगर हवेली गुजरात की है ये। दमन गंगा वालसाड़ जिला गुजरात में है। जलाशय स्थान क्या है? वालसाड़ जिला गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये सिंचाई के प्रमुख, तो देखिए तालाब द्वारा सिंचाई तमिलनाडु में होता है, याद रखिए। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। और उत्तर प्रदेश में क्या है? नहरों का सर्वाधिक जाल फैला हुआ है। 18% क्या होगा? नलकूप पंप सेट से होता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला नलकूप यहाँ पे, तालाब, नहर, ये इतना आप रिवीजन कर लिए। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ देखते हैं, अब हम कलेश्वर परियोजना के बारे में देख लेते हैं। आपका ये कलेश्वर परियोजना आपके बुक में दिया है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब देखिए इन कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक अपनी विशालता और तकनीकी सरलता के लिए अलग दिखती है, तेलंगाना में स्थित है कलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कहाँ पर स्थित है ये तेलंगाना में स्थित है कलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। दुनिया की सबसे बड़ी बहुस्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, मतलब पानी को उठाया जाता है। ठीक है, ये वाला है। जैसे आपने कभी अयोध्या गए होंगे, जो एक घाट बनाया गया है, उसमें भी आपका जो मेन सरयू नदी है वहां से पानी को उठाया जाता है, फिर वो घाट जो है वहां पर पानी को क्या किया जाता है? लाया जाता है। तो चार ऐसे 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 वहां भी चार क्या है आपके पंप लगे हुए हैं, 4 से 5 पंप लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो पानी, तो यही वहां पर भी है सिंचाई। यह दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इसका लोकार्पण 21 जून 2019 को किया गया। कहाँ किया गया? 21 जून 2019 को किया गया। अब देखिए इसी कलेश्वर परियोजना के बारे में बताया गया है। प्रतिदिन पानी उठाने की जो क्षमता है 2 टीएमसी है। सोचिए कितना विशाल है। प्रतिदिन जो पानी उठाने की क्षमता है 2 टीएमसी है। 139 एमएलडी पानी उठाने के लिए उपयोग की जाने वाली अभूतपूर्व क्षमता वाले पंप लगे हुए हैं यहाँ पर। ये सब आपके बुक में ही दिया है, हम अलग से नहीं लाए हैं। 618 मीटर वह अधिकतम ऊंचाई जिस तक गोदावरी नदी के पानी को चरणों में उठाया जाता है मेडी गड्ढा बैराज से कुंडा पुच्चमा सागर तक। ठीक है, मेडी गड्ढा बैराज से कहाँ पर ये कोडा पुच्चमा सागर तक जाता है। ठीक, ठीक है, ये पेडी गड्ढा होगा। ठीक है, तो पेडी गड्ढा एरिया से बैराज से कोडापंगा सागर तक जाता है। 200 टीएमसी परियोजना द्वारा श्री राम सागर परियोजना के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की सबसे बड़ी मात्रा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो श्री राम सागर है परियोजना है, इसके लिए 200 टीएमसी पानी उपयोग किए जाने वाले पानी की सबसे बड़ी मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी? होगी। ठीक है, और यहाँ पर अनंतगिरी में 3 टीएमसी, अनंतगिरी यहीं पे 3 टीएमसी पानी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 टीएमसी। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये 2 टीएमसी तो उठाता है प्रतिदिन, ये 200 टीएमसी तो ये तो प्रतिदिन उठाता है ना, लेकिन उपयोग यहाँ पर कितना किया जा रहा है? ये परियोजना द्वारा श्री राम सागर परियोजना के लिए लगभग 200 टीएमसी। ठीक है, तो ये 45 एकड़ की सिंचित होने वाली कुल क्षेत्र है, 45 लाख एकड़। ठीक है, यहाँ से सिंचित होगी इस कलेश्वर परियोजना से। बहुत विशाल परियोजना है। ठीक है, सुर्खियों में रहा है। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या हुआ? समाप्त हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर समाप्त हुआ, एक चीज और याद रख लेंगे। भारत सरकार ने एक परिषद का गठन किया। अभी हमने जल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ
राष्ट्रीय जल संसाधन, ठीक है, ये याद रख लेंगे। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किसने किया? इसको भारत सरकार ने किया, भारत सरकार ने किया। अब आप पूछेंगे राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन भारत सरकार ने कब किया, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि भारत ने कब किया। तो इसका गठन भारत ने कब किया? इसका गठन भारत ने 1983 में किया। याद रख लेंगे, 1983 में भारत सरकार ने इसका गठन किया। अब आप पूछेंगे इसको याद कैसे करें, तो याद करने के लिए ये याद रख लेंगे कि 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया था, तो पानी की तरह लोगों को मतलब धुलाई किया गया था, तभी तो भारत जीत लिया। तो पानी को बचाने के लिए जल संसाधन ना, तो इसीलिए ऐसे याद करिएगा। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद अगर पूछे तो 1983 वर्ल्ड कप पानी की तरह धुले थे, तो इसीलिए भारत सरकार ने जल संसाधन परिषद बना दिया। अब पूछा जाएगा कि इसका प्रधान कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? इसको अध्यक्ष पीएम होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर इसके उपाध्यक्ष बोला जाए तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये उपाध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये याद, अध्यक्ष पीएम मोदी होते हैं, मतलब जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो रहेंगे, ठीक है, पीएम होते हैं, उपाध्यक्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्री होते हैं। तो ये याद रख लेंगे। ये राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में हुआ, अध्यक्ष पीएम मोदी, उपाध्यक्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्री होते हैं। इतना आपको ये याद रखना होगा। अभी हमने सिंचाई के बारे में लगभग डिटेल में पढ़ लिया, लगभग 25 से 26 मिनट में, ठीक है, अभी तक आपको याद ही हो गया होगा। अब हम चलते हैं, हमारा जो चैप्टर दूसरा है ये वनस्पतियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, यहाँ हम पढ़ेंगे प्रकृति की अपनी रचना और अक्षत वनस्पतियों के बारे में देखते हैं। परिभाषा, प्राकृतिक वनस्पतियों में वे पौधे शामिल होते हैं जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से उगते हैं, उन्हें अक्षत वनस्पतियां, वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। ऐसे वनस्पतियां जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पतियां कहते हैं, वर्जिन वेजिटेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, इनको कहते हैं वर्गीकरण के आधार पर। भारत की विविध जलवायु है, वर्षा भूभाग के कारण इसकी प्राकृतिक वनस्पतियों को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक की एक अनूठी विशेषता है। जैसे भारत में क्या है कि जो आप देखेंगे नॉर्थ से साउथ, हमारा चाहे बरसात का वो हो, चाहे ये गर्मी का, हर चीज़ अलग होता है। साउथ इंडिया में देखते होंगे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, एकदम नॉर्थ इंडिया में ऊपर चले जाएंगे तो बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, बीच में आपका, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे कि ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इधर ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इधर गर्मी, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा आपका क्या है, जो वनस्पतियों का उगना है, मतलब जो वनस्पतियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं वो अलग अलग टाइप की पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसी के आगे हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से हमारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब हम देखते हैं वनस्पतियों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहला कौन सा होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। तो हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आर्द्र और शुष्क दो पार्ट में आएंगे, ठीक है, आर्द्र भी आएगा और शुष्क भी आएगा। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दूसरा कौन सा है आपका, तीसरा उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन होते हैं उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। और चौथा क्या होता है, पर्वतीय वन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और पर्वतीय वन, इन चारों के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, पहला पड़ाव हम देखिए है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देखिए यही तो पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं पढ़ते हैं। कर ये यह एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भारत के वनस्पति के विविध प्रकारों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अपनी सघनता, मतलब जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वो बहुत सघन होते हैं, देख रहे हैं कितना सघन है, और साल भर हरियाली के लिए जाने जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ प्रकृति अपनी प्रचुर अवस्था में होती है।
जो प्रकृति होती है अपने सबसे अच्छी अवस्था में पाई जाती है, ये वहीं पर ये वन पाए जाते हैं। शायद ही आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में तो शायद पाए जाते होंगे, यहाँ बिहार भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है पाए जाते हैं। अब देखिए अभी हम आगे देखेंगे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, सदाबहार वनों का रहस्य क्या है, ये सदाबहार वन पाए क्यों क्यों जाते हैं, इनका आपको अगर आपसे पूछा जाए कि आपके यहाँ भी सदाबहार वन उगा दिया जाए, तो आपको कंडीशन देना होगा, ये होना चाहिए तभी सदाबहार वन उगेगा। क्या होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होना चाहिए। अगर हम कहें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होने के लिए क्या जरूरी है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होना चाहिए। अगर हम कहें तापमान अच्छा बताइए आप कितना रखेंगे, तो आप कहेंगे 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान होना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन या सदाबहार वन उग सकते हैं। इन वनों में पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता, मतलब हमेशा होता रहता ही है यहाँ पे, तो जिसके कारण ये वर्ष हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आगे, भारत में सदाबहार वनों का जो रहस्य घर है वो कौन कौन सा है, तो ये घन भारत के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित हैं, जैसे पश्चिमी घाट, आप वेस्टर्न घाट ये देखेंगे, वेस्टर्न घाट यहाँ पर आपका ना वेस्टर्न, यहाँ पर यहाँ के दक्षिण क्षेत्रों में इन वनों को 16 के नाम से जाना जाता है। 16 आपका एक नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, 16 आपका नेशनल पार्क केरल में है, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट यहाँ के दक्षिणी क्षेत्रों में 16 वन के नाम से जाना। शिलांग पठार की हम बात करते हैं, शिलांग प्लेटू, शिलांग प्लेटू, ये देखिए आपका मेघालय है ना शिलांग, यहाँ पर आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर 95% से अधिक वनों पर आच्छादित है। ये आपका अंडमान और निकोबार वन समूह दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपका ये वन पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के एरिया में पाए जाते हैं, शिलांग प्लेटू के आसपास पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप के समूह पास पाए जाते हैं, और लक्षद्वीप के पास पाए जाते हैं, ठीक है, लास्ट वाला लक्षद्वीप है। अब हम देखते हैं अगर ये वन पाए भी जाते हैं, तो आप पूछेंगे सर इसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, कौन कौन से यहाँ पर पेड़ उगते हैं, उसके बारे में भी हमें जानना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष, आपके पेपर में यही पूछता है कभी कभी कि सदाबहार वनों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं। तो सदाबहार वनों में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रोजवुड होता है। अब रोजवुड याद रख लेंगे, रोजवुड आपको मैं सोचता हूँ कभी एक शीशम पेड़ देखे हैं, शीशम वैसे ही कुछ होता है रोजवुड, ठीक है, रोजवुड। महोगनी आपका होता है, महोगनी, एनी होता है, एनी, महोगनी होता है, एनी होता है, याद रख लेंगे क्या होता है, महोगनी होता है, एनी होता है, एबनी होता है, ये सब आपके लूसेंट में दिया गया है, एबनी होता है, बेंत होता है, सिनकोना होता है, रबड़ होता है। ये क्या है, बहार वनों के प्रमुख वृक्ष और उनके क्षेत्र हैं। तो रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, बेंत, सिनकोना, रबड़ आदि ये सब क्या है, ये आप देखते होंगे केरला में, आप अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ पाया जाता है, तो केरला आप बताते होंगे, तो यही तो आपका सदाबहार वन पाए जाते हैं, तभी तो पाया जाता है। बस ये वन मसाला बगानों के लिए भी प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पर मसाला बगान भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे सदाबहार वन। आपसे मैं कहूँ एनी किस में पाया जाता है, तो सदाबहार वन में आता है। एबनी किस में पाया जाता है, तो सदाबहार वन, एनी, एबनी। अब हम कहें बेंत किस में पाया जाता है, सदाबहार वन में बेंत पाया जाता है। सिनकोना, सिनकोना क्या होता है, आपने सुना होगा मलेरिया की दवा में यूज होता है सिनकोना की छाल, ठीक है, सिनकोना की छाल कहाँ पे यूज होता है, मलेरिया की दवा में, तो कहाँ पाया जाता है, इन्हीं वनों में पाया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, महोगनी, रोजवुड। तो इतना आपको याद रखना होगा, एनी, एबनी, बेंत, सिनकोना, रबड़, महोगनी, रोजवुड। रबड़ तो याद ही होगा, सिनकोना याद होगा मलेरिया, ठीक है, ऐसे याद करिए, मलेरिया सदाबहार बीमारी है, देखते नहीं है मलेरिया को कोई सीजन जब
जब थोड़ा सा कुछ होता है मलेरिया हो जाता है, ठीक है। ऐसे बेत, तो बेत का इस्तेमाल हमेशा सदाबहार एरिया में यूज होता है। बेत के ना, ऐसा थोड़ी ये चोर बता के आएगा कि चोरी कब करना है, तो बेत क्या होता है, बेत हमेशा साथ ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो याद रख लेंगे बेत हमेशा, एबनी याद रख लेंगे, एनी याद रख लेंगे, महोगनी और रोजवुड, ठीक है। ऐसे कुछ ट्रिक बना के याद करिए ताकि याद रहे, ठीक है। मेन मेरा मकसद ये देखिए, वीडियो लंबा इसलिए जाता है, मेरा ये मोटो रहता है याद हो जाए आपको, ठीक है। पढ़ने को तो आप भी पढ़ सकते हैं, खुद ही बुक लेके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये हो गया। अब देखिए दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब पर्णपाती में कौन आता आता है, इसमें आर्द्र भी आ जाता है और शुष्क भी आता है। अब इन्हों में देखते हैं, ये देखिए जिस जो वन दिख रहे हो ना, इसमें ये कौन सा पेड़ दिख रहा है, इस फिगर में आपको कौन सा पेड़ ये सागवन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता होती है, जो पर्णपाती वन होते हैं, बहुत बार पूछा जाता है कि सागवन आपका किस में आता है, तो सागवन पर्णपाती, ये पूरा जितना वृक्ष आपको दिख रहा होगा ये पूरा पर्णपाती वन है, सागवन ही है ये, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पत्ते झड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ देखिए आर्द्र पर्णपाती, पहले हम दो होते हैं ना, एक शुष्क होता है एक आर्द्र, हम पहले आर्द्र बारे में देखेंगे फिर आपका देखेंगे शुष्क वाले में। आर्द्र पर्णपाती वन मानसून का हृदय कहलाता, मानसून का हृदय आर्द्र, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, हमने 200 सेंटीमीटर से अधिक कहाँ पर पढ़ा था, एवरग्रीन वाले में, यहाँ 100 से 200 पढ़ लेंगे, हो मिलते हैं। क्षेत्र कौन सा होता है, ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों का, उत्तर पूर्वी जो राज्य होता है, ठीक है। और हिमालय के गिरिपाद, हिमालय का गिरपाद मतलब शिवालिक वालिक वाला एरिया, जिसमें यूपी बिहार ये सब एरिया आ जाते हैं ना। पश्चिमी घाट के कुछ है और पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के कुछ भागों में जहाँ पर एवरग्रीन नहीं पाए जाते हैं वहाँ पर, और जो पूर्वी ढाल है यहाँ इधर वाला जहाँ बारिश थोड़ा हल्का कम होती है, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इन वनों में सागवन बहुत सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इन वनों में सबसे मुख्य वन कौन सा है, सागवन है, साल है, शीशम है, शीशम याद रख लेंगे। शीशम क्या होता है, आपने पहले बचपन, अब तो शीशम आप देखने को नहीं पाते होंगे, शीशम बहुत रेयर केस में आप कहीं देख लेते होंगे। यहाँ पर शीशम का जो पेड़ होता है, जितना मजबूत शीशम का पेड़ होता है इतना मजबूत किसी का नहीं होता, मतलब इधर जितना हमारे यहाँ होता है, तो शीशम का सबसे मजबूत पेड़ माना जाता है। अगर इसका आपने कुछ बनवा लिया फर्नीचर का सामान, तो आप बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन ये बुढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, शीशम हुआ, हुर्रा हुआ, महुआ हुआ, आंवला हुआ, सेमल हुआ, कुसुम हुआ, चंदन हुआ, ये सब क्या है, आर्द्र मानसूनी वन में आते हैं, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती, अगर आर्द्र ना लिखा रहे, कभी आपसे पूछ ले पर्णपाती, तो आप बता देंगे शीशम उसम साल सागवान आता है। तो ये कभी बहुत बार पूछा जाता है कि डेसिडुअस फॉरेस्ट में कौन सा आता है, तो सागवान बहुत बार आंसर दे दिया जाता है, ठीक है। अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगवाए, जहां गढ़वाल है और कुमायूं, ठीक है, हिमालय, वहां पर क्या किए, वो चीड़ के स्थान पर ओक के पेड़ लगवाए, जिसका उपयोग रेल की पटरी बनाने के लिए हुआ, रेल की पटरी बनाने के लिए मजबूत लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता था। तो याद रख लेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि जो आपका चीड़, ये ओक के स्थान पर, ओक के स्थान पर चीड़ लगवाएं, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से बताते हैं, ओक के स्थान पर चीड़ लगवाएं, तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, इसका मतलब होगा, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि पहले जो लकड़ी, ये रेलवे के स्लीपर बनते थे वो किस पेड़ से बनाए जाते हैं, तो चीड़ बताएंगे, ठीक है। तो क्या बताएंगे आपका, आप चीड़ बताएंगे, तो क्योंकि ओक के स्थान पर चीड़ लगवाए ना, तो जिसका उपयोग रेल की पटरी बनाने में किया जाता था, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, चलते हैं। इतना तो आपको याद ही हो गया होगा, 100 से 200 वर्षा याद रख लेंगे बस। अब देखिए शुष्क पर्णपाती, जहां वर्षा थोड़ा कम होता है, शुष्क पर्णपाती जहां पर वर्षा थोड़ा कम, वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, यहाँ वन पाया जाता है। जैसे ये वन प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश बिहार के मैदानी भागों में, हमारे यहाँ यही वन पाया जाता है। ये देखिए उत्तर प्रदेश ये है और बिहार है, यहाँ पर यही वन पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष कौन सा है, इस वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ है तेदू, पलास, अमल, अमल, ताश, बेल, खैर, असलवुड, ये सब आपके उस अर्थ में आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन में आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा शुष्क पर्णपाती वन में ये आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर,
तो ये इसमें वर्षा याद रख लेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और पीछे वाले में हम आर्द्र में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर आर्द्र पर्णपाती में, और यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली पूछा गया किसी एग्जाम में, वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। तीसरा का उष्णकटिबंधीय कांटेदार। अब कांटेदार जब बना जाए ना, तो आपको दिमाग में ये याद रखना होगा, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, ये सब एरिया आ जाता है इस सब वन में। अब देखते हैं शुष्क भूमि में जीवन। पहले ये फिगर आप दिखा देते हैं ताकि आपको लगे। ये देखिए आपका बबूल वबूल का पेड़ दिख रहा होगा ना, छोटी छोटी झाड़ियाँ दिख रही होंगी, ये सब राजस्थान के एरिया है। पंजाब के एरिया कुछ आ जाते हैं, हरियाणा के, ठीक है। शुष्क भूमि में जीवन देखिए, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में यह बन पाया जाता है। देखिए ये पूरा एरिया क्या है, 50 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा। अब देखिए यहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश लिया है, तो ये गलत है। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, कुछ ही उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एरिया का आधा भाग आ जा थोड़ा आ जाता है बस। यहाँ पे क्या है, यह दक्षिण पश्चिमी पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, थोड़ा सा एरिया ले लेंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे कहाँ कहाँ पर, जहाँ जहाँ पर बारिश थोड़ा कम होती है। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पड़ हरित रहते हैं, मतलब गिरे ही रहते हैं, झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। मुख्य वृक्ष कौन सा होता है इसमें, बबूल होता है, बेर होता है, खजूर होता है। बबूल होता है, बेर होता है, खजूर आप देखते होंगे, बेर हर जगह उगा रहता है। ये खजूर होता है, खैर होता है, नीम खेजड़ी, पलास आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इन पेड़ों के नीचे 2 मीटर लंबा कुछ घास उगता है। देखिए हमने आप बहुत बार पढ़ा होगा आपने कि ये जो मरुस्थलीय ये वनस्पतियां होती है, इनकी जड़ें लंबी क्यों होती है, क्योंकि जल की खोज में, सर्चिंग ऑफ वाटर, सर्चिंग फॉर वाटर, ये जो रूट होते हैं इनके, ये वाटर मतलब जो जल की खोज में ये बहुत नीचे तक जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। गुच्छ घास होती है, तो ऐसे होते हैं शुष्क वनस्पतियों में, तो याद रख लेंगे यहाँ पर, इनमें याद रख लेंगे ये कांटेदार वन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए पर्वतीय और हिमालय की चढ़ाई। पर्वतीय वन में यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। पर्वतीय वन में, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है, और इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर पर्वतीय वन और एक दक्षिण पर्वतीय वन। दो चीजें होती है, एक उत्तर पर्वतीय वन होता है, एक दक्षिण पर्वतीय वन होता है। ठीक है, तो दोनों भागों में, क्योंकि ऊंचाई के साथ अलग हो जाता, ये अलग हो जाता, पूरा वनस्पति पूरी तरह से डिफरेंट ही हो जाती है। अब देखिए हिमालय के गिरपाद पर पर्णपाती बन पाए जाते हैं। हिमालय के गिरपाद मतलब क्या, पैर, जहाँ हिमालय खत्म होने वाला रहता है। हिमालय के लगभग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत और अत्यंत पलड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक, 1000 से 2000 मीटर। मध्यम ऊंचाई वाले चीड़ और देवदार वन जो मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं, अब देखिए 1000 से 2000 हो गया था, अब ये देखिए ऊपर चला गया है। मध्यम ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार हुआ, चिनार हुआ, वालन के पेड़ पाए जाते हैं। हिमालय के 2225 से सी से 3048 मीटर की ऊंचाई से, मीटर से इतनी ऊंचाई पर वाल पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई से डिवाइड किया गया है कहाँ पर क्या पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 2225 से 3000 के बीच में देखते हैं तो क्या पाया जाता है, वल्पाइन और स्प्रूस पाया जाता है। हम 1500 1750 की चीड़ के वन, आपसे अगर पूछा जाए चीड़ के वन किस ऊंचाई पर पाया जाता है, तो चीड़ के वन 1750 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हैं, चिनार और वालन की लकड़ी कश्मीर में हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। जो चिनार होता है और वालन होता है, दोनों याद रख लेंगे। अगर आपसे पूछे कश्मीर में कौन कौन सी लकड़ी जो होती है, वो
कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट के लिए यूज होता है। तो याद रखिएगा चिनार और वालन की लकड़ी, ठीक है। तो याद रख लेंगे ये चिनार और वालन के लिए हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, 3,000 से और ऊपर जाएंगे। अभी हमने पीछे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर पहले हमें 1,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई पे पढ़े थे। तो यहाँ पर जो आर्द्र शीतोष्ण पटबंधियाँ होती है वो ये पश्चिम बंगाल, पहाड़ी इलाकों, उत्तराखंड, ये यहाँ सब पाई जाती थी। तो ये आपका ओक, चेस्टनट, ये सदाबहार वन, ठीक है, ये 1,000 से 2,000। अब उसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा जाएंगे तो ये आप यहाँ पर पढ़ लिए चीड़ बन पाए जाते हैं, देवदार, चिनार, वालन पेड़, ठीक है, वायलन स्प्रूस ये। अब इसी के और आगे जब 2500 हो गया, अब 3,000 के और थोड़ा ऊपर जाएंगे। यहाँ देखते हैं ये 3,000 से 4,000 मीटर हो गया, ठीक है। जी 3,000 से 4,000 अगर मीटर देखते हैं, यहाँ पर 2,225 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर आपका कई स्थानों पर शीतोष्णकटिबंधीय घास उगती है। ऋतु प्रवास करने वाले गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया इन चारागाहों में पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। 3,000 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में सिल्वर फर, याद रखिएगा ये 3,000, ये देखिए सिल्वर फर है, जूनिपर या पाइन हो गया, बर्च हो गया, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। तो आपसे अगर पूछे सिल्वर फर कितनी मीटर ऊंचाई पर मिलते हैं, तो सिल्वर फर आपको याद रखना होगा 3,000 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर ये क्या होते हैं, ये मिलते हैं, ठीक है। और जूनिपर किसमें, वो भी पाइन, बर्च, इसलिए अल्पाइन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका दो चीजों में डिवाइड है, 3,000 से 4,000 में यही सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखिए दो ढलानों की कहानी, वर्षा और वर्षा। अब देखिए जैसे आपका देखे होंगे ये प्यारा भारत है, इस प्यारा भारत की इस साइड आपका सूखा रहता है, इस साइड खूब बारिश होती है। तो वही आपको दिखाया गया है कि एक स्थान उसी एरिया में, यही प्यारे भारत के इसी एरिया में इस साइड खूब बारिश हो रही है, बाढ़ आ जा रही है पूरा, इस साइड सूखा पड़ रहा है। तो उसका रीजन क्या है, तो यही है, जैसे ये यहाँ पर आपका हवाएं आई है, मानसून हवाएं जब आई है, तो ये यहीं पर उठ के क्या हुई है, बारिश कर देती है। ये पहाड़ है, यहीं पर टकरा के ये बारिश कर देती है। तो बारिश जब कर देती है तो यहाँ पेड़ पौधे उग जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ बारिश कर देती है, इसके बाद ये इसमें पानी की मात्रा देखिए, यहाँ ढेर सारा पानी है, इधर जब जाती है तो यहाँ पानी की मात्रा इसमें नहीं रह जाती। तो ये इस साइड जब बढ़ने लगती है, जब पानी ही नहीं रह जाती, तो ये सूखा सूखा क्या होता है, बहता है। तो जब पानी नहीं रह जाता तो हल्का फुल्का जो पानी रहता है वही सब होता है, वो कर देते तो कुछ पेड़ पौधे तो उग ही जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, सदाबहार टाइप वन, और यहाँ पर क्या होता है, हल्का वन, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, वृक्ष छाया क्षेत्र कहलाता है। इधर क्या कहलाता है, ये वृक्ष छाया क्षेत्र कहलाता है, ये याद रख लेंगे। ये कहाँ पर होता है आपका, मैं आप अगर देखना चाहते हैं तो आपका ये यहाँ पर इस वाले एरिया में, आपका केरला वाले में सबसे अच्छे दिखा जाएगा। ये तमिलनाडु का एरिया मान लिया जाएगा और ये केरला का एरिया मान लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका होता है, पानी उठता है यहाँ, बारिश कर देता है, फिर जब बारिश कर देता है ये इसमें पानी रह नहीं जाता, फिर ये आगे बढ़ता है। तो चाहे जहाँ जाए पानी है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर शुष्क वनस्पतियाँ उगड़ जाती है और यहाँ पर हरा वनस्पतियाँ। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पतियां। ये हिमालय भी होता है, करें जो शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में जो हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पतियां। जैसे आप देखे होंगे हिमालय के गिरपा शिवालिक वालिक एरिया में, तराई वराई एरिया में बहुत ज्यादा वनस्पतियां पाई जाती हैं, और ऊपर वाले एरिया में क्या होता है, उधर कम वनस्पतियां पाई जाती है, क्योंकि उधर बारिश होती ही नहीं है, ठीक है। तो यही वहाँ भी एक रीजन है, ठीक है, जो वनस्पतियाँ नीचे पाई जाती है और ऊपर बार वनस्पतियाँ पाई नहीं जाती है। तो तराश शिवालिक एरिया में आप देखते होंगे काफी जंगल पाए जाते हैं, जैसे ऊपर बढ़ते जाते होंगे जंगल खत्म होते जाते होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। अब देखिए भारत की वन स्थित रिपोर्ट, यहाँ पर हम 3 चैप्टर आज आपको खत्म करने वाले हैं। इसको 1 से 2 बार 2 की स्पीड में देख लीजिएगा, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर 2024 में 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है। कौन सी, 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी किया गया था। इसको चलते हैं थोड़ा टेक्निकल चीजें याद करते हैं।
अगर हम देखते हैं भारत में क्या है, भारत में 25.17% क्या है, भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का एक चौथाई हिस्सा यहाँ पर है। 25, अब 100 में तो 25 होगा तो एक चौथाई ही होगा ना। 100 में अब 25 भाग करेंगे तो एक चौथाई तो होता है। तो क्या है आपका, ये ऐसे, ठीक है, ये 125 अब क्या हुआ, 1/4 हुआ, तो एक चौथाई भाग क्या है आपका, वन और वृक्षावरण सब है। अब वन और वृक्षावरण क्या होता है अभी ये हम सब बताएंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पर आज पूरा डाटा याद करवा देंगे 2023 का, आपका बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्या हो, आप आगे भी वीडियो लेक्चर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो लेक्चर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुल क्षेत्रफल कितना, ठीक है, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। यहाँ पर जो कुल क्षेत्रफल है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे, ये देखिए ये तो सब याद कर लेते हैं, आपका जैसे ही डाटा आता है ये सब याद कर लेते हैं। 25.17% पर आपका क्या है, ये आपका वन और वृक्ष दोनों है। लेकिन ये कौन याद रखेगा, लगभग 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, ये आपका पूरा वन और वृक्षावरण है, ठीक है। वन और वृक्षावरण अभी हम आगे हम बताएंगे यहाँ पर क्या क्या होता है। चलते हैं हमने देखते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं ये दो हरित छत्र, ठीक है, एक होता है वनावरण, ये अगर आप समझ गए तो आपका काम हो गया। एक होता है वृक्षावरण। अब देखिए दोनों को समझना आपको है। अगर हम देखिए वनावरण की बात करते, देखिए 8 लाख लगभग है, तो ये देख लीजिए लगभग 7,15,342 ये है, 1,12,014 ये वर्ग किलोमीटर ये है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% क्या है आपका वनावरण है। वनावरण मतलब फॉरेस्ट एरिया है। और ट्री कवर कितना है, देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.41% क्या होगा आपका ट्री कवर एरिया है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। अब देखिए आप कहेंगे वनावरण क्या होता है, वनावरण ऐसा स्थान होता है जहां पर जो वनों की स्थिति है वो बहुत पास पास होती है। देखिए लिखा नहीं गया है, 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सभी भूमि जिसमें 10% से अधिक वृक्ष छत्र घनत्व हो। मतलब जहां पर मान लीजिए ऐसा कोई एरिया ये है, वहां पर जो वन का मतलब पेड़ लगने का वो है, वो इतने सघन है, वो आपका वनावरण कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए दर्ज वन क्षेत्र बाहर वृक्षों के समूह और अलग थलग पड़े पेड़, जैसे ये भी प्राकृतिक होते हैं, ये नहीं कि ये हम सब लगाते हैं, हम सब भी लगाते हैं, लेकिन प्रकृति भी होती है। आप देखे होंगे आपके गांव के आसपास एक बहुत मतलब जंगल होता होगा, ठीक है, तो वो वन में थोड़ी आ जाएंगे। छोटा सा जंगल होता है, उसमें पेड़ ओड़ होते होंगे, लोग अपना गाय भैंस चराने उराने जाते होंगे उसमें, लेकिन वो वन में थोड़ी, वो आपका वृक्षावरण में आ मतलब वो वृक्षावरण में आ जाएगा कि ये यहाँ पर वृक्ष काफी है, ठीक है। ये लेकिन वो उतने सघन नहीं होते, वो लोगों के लिए होते हैं। लेकिन जो वन होते हैं वो एक सरकार द्वारा उसको अलग ही बना दिया जाता है, या उसमें अगर नहीं भी बनाया जाता है तो लेकिन उसमें जंगली जानवर की अधिकता पाई जाती है। मतलब अगर छोटे ही जंगली जानवर, लेकिन वो जंगली जानवर होते हैं, लेकिन ये वृक्षावरण में इतने जंगली जानवर मुश्किल से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, चाहे हम फॉरेस्ट की बात करें चाहे वृक्षावरण की बात करें, ये वृक्षावरण में कौन है, एक पेड़ माँ के नाम, जो मोदी जी वाला करते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, वो वृक्षावरण में आ जाएगा। और जो ये वनावरण है, जो आपने अभी रिसेंट में न्यूज़ सुना होगा अरावली, अब अरावली में जो जंगल हैं वो वनावरण में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये सरकार ने कहा है कि ये जो अरावली का जंगल है, ये वन है, फॉरेस्ट है, इसको काट दिया जाए और जो वृक्षावरण है इसको फैला देंगे, ठीक है। सर यही लोग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, जो जहाँ के जंगल होते हैं ना, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप किसी एरिया में चले जाइए, ठीक है। वो एक सरकार की हम बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी है, ठीक है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, सब क्या करते हैं, पैसे के लिए बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं इस फील्ड के, उनको दे देते हैं, ठीक है। और इस वो सब ये देखते नहीं कि इसका क्या लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, सब पूरा बन दे दिया जाता है और सब
वो सब अपना क्या करते हैं, उसमें माइनिंग करते हैं। उनसे क्या मतलब होता है, उनके जो फैमिली मेंबर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो इंग्लैंड में रहेंगे, ये आपका अमेरिका में रहेंगे, और बड़े बड़े देशों में रहेंगे। और पॉल्यूशन कौन झेलेगा, आप झेलेंगे। ठीक है, तो ये एक ही गवर्नमेंट की बात नहीं, सभी गवर्नमेंट एक ऐसा काम करती हैं। ठीक है, तभी तो वन खत्म होते जा रहे हैं और वृक्ष, हाँ वृक्ष बढ़ रहे हैं, वन खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन वृक्ष से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन होता है, क्योंकि वन जानवरों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, वृक्ष तो मान लीजिए ह्यूमन बींग के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर जानवर कहाँ जाएंगे, वो तो बने में ही रहेंगे, आपके वृक्ष के किनारे थोड़ी रहेंगे, वो आके बैठेंगे। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हरित आवरण में निरंतर वृद्धि। हरित आवरण में निरंतर वृद्धि वर्ष, देखिए कितना वृद्धि हुई है, 1445.81 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि। वर्ष 2021 की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष आवरण की कुल वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब 2021 की तुलना में इतना वृद्धि हुआ है। अब इसी में वनावरण की वृद्धि हुई है और वृक्षावरण। हमने आपको पीछे स्लाइड में क्या बताया था कि ये घटता जा रहा है वनावरण, और ये बढ़ता जा रहा है। ये है शहरों वाला, ये वृक्षावरण जो होता है, ये आप कह सकते हैं शहरों वाला। ठीक है, वृक्षावरण कि हम एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बाबूजी के नाम ये लगाने वाले हैं, इससे बढ़ा दिया जाता है। और ये जो, लेकिन जो बनावरण है आपके लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बनावरण होता है, फॉरेस्ट होता है। वही आपको जंगल की लकड़ियाँ देती है, वही आपके जो जानवर होते हैं, जो हमारा इकोसिस्टम चलता है, जो हमारा फूड चेन चलता है, इसी वनावरण पर ही डिपेंड होता है। शेर आपके वृक्षावरण में थोड़ी रहेगा, वो वन में ही तो रहेगा। तो ये अब देखिए इसका प्रोग्रेस कितना हुआ है, 156.41 वर्ग किलोमीटर। और इसका वर्ग की प्रोग्रेस कितना हुआ है, 1289.4 वर्ग किलोमीटर हुआ है। ठीक है, तो इसको तो बढ़ा ही रहे हैं, इसका ये उसमें वो कोई भी गवर्नमेंट आएगी वृक्षावरण बढ़ाएगी, क्योंकि उसको पता है लोगों को दिखाना भी तो होगा, वोट भी तो चाहिए। तो वो तो वृक्षावरण बढ़ाएगी, लेकिन वनावरण अगर बढ़ा देती है, वनावरण बढ़ाइए मत, सिर्फ इसको काटना बंद कर दीजिए, ये अपने आप बढ़ जाएगा। प्रकृति का इतना नेचर होता है, इतना पावर होता है, इतनी शक्ति होती है, ये वनावरण सिर्फ काटिए मत, वो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कितना वृद्धि हुई है, 156.41 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है। और इसमें कोई योगदान नहीं होगा ह्यूमन बीइंग में, सरकार में, किसी सरकार में कोई योगदान नहीं होगा। 156.4, ये 1% भी योगदान नहीं होगा। 0.41% भी वर्ग किलोमीटर भी योगदान नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकृति खुद अपना नेचर, मतलब अपना खुद बढ़ाती है। ठीक है, और ये वृक्षावरण तो ये बढ़ाती है। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, करें क्षेत्रफल में अगड़ी भारत के सबसे बड़े वन क्षेत्र कौन से हैं। कि हम पढ़ रहे हैं क्या, सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं हम देखते हैं। अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो याद रख लेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। दूसरा क्या है, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यहाँ पहला लगा दीजिएगा, दूसरा यहाँ लगाइएगा। एक से अगर हम कहें आपसे कि सर्वाधिक 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक वनावरण वाले पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में अब सरकार जो होती है, सरकार क्या लाती है, चीता लाती है, तो उसको जो एक पेड़ माँ के नाम या किसी के नाम लगाती है, वहाँ क्यों नहीं रख देते, वन में ही तो रखेंगे, क्योंकि वृक्ष उस वहाँ वृक्ष में रखने का कोई वृक्षावरण में रखने का कोई फायदा ही नहीं, तो वन में ही रखते हैं। तो याद रख लेंगे मध्य प्रदेश में, ये याद रख लेंगे। दूसरा क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश, तो ये याद रखेंगे मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में तीसरा आपका छत्तीसगढ़ में वन। चौथा क्या है आपका उड़ीसा में है। ठीक है, पांचवा क्या है, महाराष्ट्र में है। यही भारत के सबसे बड़े वन क्षेत्र होंगे हैं। ठीक है, आप देखते होंगे जितने भी नेशनल पार्क हैं या टाइगर रिजर्व हैं बड़े बड़े, यहीं पर लगभग पाए गए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये वन है। तो आपको याद करना है, यहाँ पर हम याद करते हैं, चलते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचा करिए कि
हमको सिर्फ वन के बारे में पढ़ना ही, हमको पेपर निकालना, थोड़ा जागरूक भी हुआ करिए, क्योंकि अगर ये सब नहीं रहेगा तो क्या, फिर पढ़ने का मतलब क्या है? जब हमारी जान ही नहीं रहेगी तो हम सब पढ़ के करेंगे क्या? ठीक है, तो बेकार ही है। तो पहले मध्य प्रदेश याद रखिएगा, दूसरा क्या है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे, तीसरा क्या होता है, छत्तीसगढ़ याद रख लेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़। चौथा क्या याद रखेंगे, उड़ीसा याद रख लेंगे। पांचवा क्या याद रख लेंगे, महाराष्ट्र याद रखेंगे। तो एक, दो, तीन और चार और पांच कैसे याद रखेंगे, एमपी याद रखेंगे, एमपी से सीधा डट जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से आप छत्तीसगढ़ नीचे बगल में चले जाएंगे, फिर कहेंगे चले इधर बगल में और चल लेते हैं, इधर अभी नहीं जाते हैं, तो चार इधर, इसके बाद इधर पांचवा हो जाएगा, ठीक है, तो इधर मुड़ जाते हैं, फिर इधर मुड़ते हैं। तो आप एक बार आंख बंद करिए और याद करिए, पहला याद रखिएगा मध्य प्रदेश आंख बंद करके, दूसरा आंख बंद करिए अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, फिर बगल में चले जाइएगा उड़ीसा, फिर लेफ्ट में मुड़ जाइएगा महाराष्ट्र, बस, ठीक है। मध्य प्रदेश देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र के रूप में स्थिति बनाए हुए है। चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या है। आप देखिए, यहाँ के लोग एक से बढ़ के एक है, ठीक है। हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, ठीक है। अब देखिए, न्यूनतम बनावट वाले राज्य, मतलब ऐसी गलती नहीं है कि हरियाणा वाले यहाँ पे वन बहुत ज़्यादा था ये सब काट दिए, क्योंकि यहाँ पर बारिश थोड़ा कम होती है, चाहे हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ या राजस्थान, तो इसलिए वन तो है नहीं, लेकिन जितना भी है उतना बनाए रखना इन सबका ही कर्तव्य है। तो हरियाणा में सबसे कम वन है, ठीक है, तो हरियाणा में 3.65 वन है, पंजाब में 3.67 है, राजस्थान में 4.84% वन पाए जाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश, आपके उत्तर प्रदेश का भी नंबर आता है। तो ऐसा मत कहिएगा कि उत्तर प्रदेश में वन काट दे, कटा, काटे भी होंगे बहुत, पहले आप देखे होंगे बहुत से वन होंगे, अब तो कट ही गए होंगे, 6.24, ठीक है। और गुजरात में 7.65, तो ये नीचे से टॉप कर रहे हैं, वो सब ऊपर से टॉप कर रहे थे और ये सब नीचे से टॉप कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है। इन आंकड़ों, इन राज्यों में वनीकरण और हरित पहलों की प्राथमिकता देने और आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे कम वन हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर गुजरात में। ये आपको याद करना होगा, याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है। प्रतिशत में शीर्ष भारत के सबसे बड़े हरे भरे राज्य कौन है, करें अगर हम प्रतिशत में बोलते हैं कि सबसे हरे भरे राज्य कौन से हैं, ये बताना है, ठीक है। तो ये वन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रख लेंगे प्रतिशत में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी अगर आप मध्य प्रदेश के पास इतनी ज़मीनें, ढेर सारी ज़मीनें हैं, उन्होंने वन इतने पर रख लिया, ठीक, इनसे तो बड़े होंगे ना, इतने पर रख लिया, तो आप ये नहीं कर सकते मध्य प्रदेश 30 मार्क कहाँ है कि वन वहाँ पे हमने रख लिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ये छोटे से स्थान पे है, ये अपना बनाए हुए हैं, ठीक है। छोटे से स्थान पर अपना, देखिए मिजोरम में, मिजोरम में वन 85.37% वन पाए जाते हैं, तो मिजोरम में क्या है, 85.37% पर वन क्षेत्र है, वृक्ष क्षेत्र नहीं, वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 78.67% पर ये वन पाए जाते हैं। मेघालय में याद रख लेंगे 75.65% पर वन पाए जाते हैं। मणिपुर में क्या है, 74.28% पर वन पाए जाते हैं। नागालैंड में 73.72% पर वन पाए जाते हैं, तो याद रख लेंगे। अब मिजोरम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मेघालय की बात करें, मणिपुर की, नागालैंड, अब याद करते ही ना, ऐसा थोड़ी ही सिर्फ याद पढ़ लेते हैं। शीर्ष 5 राज्य पूर्वोत्तर भारत से, जो इस क्षेत्र की अद्वितीय पारिस्थितिक महत्व को दर्शाता है, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत का दबदबा है, दबदबा नहीं, वहाँ लोग जागरूक हैं। तो हम याद करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कैसे यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला मिजोरम, तो मिजोरम कहाँ होगा, मणिपुर ऊपर होगा ना, तो ये नीचे, यहाँ पर एक रखिए, मिजोरम के बाद ऐसे ऊपर जाइएगा, ऊपर ऐसे घूम के जाइएगा, ऐसे इधर मत जाइएगा, ऊपर घूम के जाइएगा, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश लगा दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय जाइएगा, मेघालय, इधर फिर अभी इधर नहीं टच करिएगा, मेघालय, यहाँ तीसरा लगा दीजिएगा, क्या किया आप, नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर आपका इधर गए, तीन मेघालय, तो 1 2 3 ऐसा हो गया ना परसेंट में। अब देखिए मणिपुर,
यहाँ जहाँ से पहले शुरू किए थे फिर वहीं शुरू करिए। मणिपुर आपका चौथा हो गया, फिर वहीं से पांचवा हो गया मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, तो ऐसे करके एक, दो, ये मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, फिर तीन आपका मेघालय, फिर ये तीनों हटा दीजिए, फिर स्टार्ट करिए। मणिपुर चौथा हो गया, पांचवा आपका नागालैंड हो गया। बस ऐसे याद करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं अब केंद्र शासित प्रदेशों में वन संपदा। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखते हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ पर वन सबसे ज़्यादा है। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वन जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो याद रख लेंगे, जम्मू कश्मीर में वन पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या होते हैं, वन पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन पाए जाते हैं। लद्दाख में इसके बाद वन पाए जाते हैं। इसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव में, फिर दिल्ली में आपको देखने को ही मिलेगा वन। ठीक है, वृक्ष देखने को मिल जाएगा। वन में है, कहीं कहीं है, ऐसा नहीं है वन नहीं है। दिल्ली में कई ऐसे एरिया है जहाँ पर हिरण उरण पाए जाते हैं, बाघ वोग तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हिरण उरण पाए जाते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, लद्दाख हुआ, दादर नगर हवेली हुआ और दिल्ली हुआ। ठीक है, तो लेकिन यहाँ सब तो हो सकता बच जाए, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, ठीक है, दादर नगर हवेली, लेकिन दिल्ली का कोई भरोसा नहीं कि आज से 40-50 साल बाद कौन सी गवर्नमेंट आए और पूरा बंद साफ कर दे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, दमन, दादर और नगर हवेली दमन द्वीप और दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर याद रखें। तो पहले स्थान पे कौन सा है, वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है। दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तीसरा लद्दाख में है। चौथा आपका दादर नगर हवेली। चौथा, पांचवा आपका दिल्ली में है। आप देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान स्थिति में आप देखिए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले क्षेत्र कौन से हैं। सर्वाधिक वनावरण परसेंट वाले अब इसमें देखिए सब कह रहे हैं। ठीक है, ये पूरा मिला लिए हैं, राज्य नहीं सब कुछ। लक्षद्वीप हुआ, मिजोरम हुआ और अंडमान हुआ। ठीक है, तो लक्षद्वीप यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ आप राज्य बताइए। ठीक है, तो परसेंट में यहाँ सब कुछ कर रहे हैं। लक्षद्वीप हुआ, मिजोरम हुआ। ठीक है, तो अभी हमने अगर यहाँ पर लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है ना, लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित और राज्य सब कुछ ले लिए हैं, तो ऐसे अगर क्वेश्चन बन सकता है ना। तो लक्षद्वीप हुआ, मिजोरम हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप हुआ। ठीक है, बस इतना ये याद रख लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम बनावट वाला, तो न्यूनतम हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, गोवा हुआ, सिक्किम हुआ और बिहार हुआ। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। वो अभी जो हमने आगे पढ़ा था ये वाला देखिए, ये वाला अभी आप कहीं कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये कह रहे हैं न्यूनतम बनावट वाले राज्य, ये तो परसेंट वाला दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ठीक ये यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम बनावट वाले राज्य हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, गोवा हुआ, सिक्किम हुआ, बिहार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। भारत के सबसे बड़े हरे भरे क्षेत्र, अब प्रतिशत के आधार पर भारत के सबसे बड़े हरे भरे क्षेत्र क्या है, यहाँ पर देखते हैं। तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो पहले स्थान पे है, मिजोरम है, इसके बाद आपका अंडमान, यही वो पिछला वाला स्लाइड यही है, यही वाला लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान। ठीक है, यही वाला स्लाइड है। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो ये याद रख लेंगे। अगर आपको ये ना पूछे कि सिर्फ राज्य बताइए, अगर सब कुछ पूछे कि परसेंट के आधार पर भारत के सबसे बड़े हरे भरे राज्य कौन से हैं, परसेंट के आधार पर सबसे बड़े हैं, तो वो लक्षद्वीप याद रख लेंगे, फिर मिजोरम याद रख लेंगे, फिर अंडमान निकोबार याद रख लेंगे, फिर अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे, फिर मेघालय याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखना होगा। ठीक है, पूरी स्लाइड आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाकर आप एक बार जरूर, या आपके बुक में ही दिया होगा, आप देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर संयुक्त वन और वृक्ष है, कहें वन और वृक्ष में सबसे आगे कौन से हैं, तो मतलब सब कुछ मिला रहे हैं कि सबसे वन और वृक्ष में बताइए। तो वन और वृक्ष में सबसे आगे कौन से हैं, मध्य प्रदेश याद रख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, कौन से, मध्य प्रदेश याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश याद रख लेंगे, महाराष्ट्र। ये क्या है, वन और वृक्ष में शीर्ष पर है। अपने विशाल और भौगोलिक आकार के कारण ये राज्य कुल हरित आवरण में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, मतलब ये क्षेत्रफल एरिया वाइज बता रहे हैं, ना कि परसेंट वाइज बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर तीसरा महाराष्ट्र है।
अब देखिए, विकास की गति, वन क्षेत्र बढ़ाने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जागरूक लोग कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, 2021 की तुलना में 2023 के आकलन में दर्ज की गई वृद्धि, इन लोगों का सम्मान भी करना चाहिए आप सबको, इन लोगों जो एरिया के हैं। ठीक है, पहले मिजोरम के लोग 241.73 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि किए हैं। ठीक है, क्या वन क्षेत्र बढ़ाए हैं, तो मिजोरम के लोग को थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, थैंक्स। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए गुजरात है, गुजरात वाले भी फैक्ट्री वैक्ट्री लगा दिए होंगे, सोच रहे होंगे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा होगा, तो सोचे होंगे लाइए कुछ कर ही देते हैं। तो 180.07 वर्ग किलोमीटर, तो मिजोरम हो गया, गुजरात हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं उड़ीसा, उड़ीसा के पास तो ऑलरेडी है, लेकिन उड़ीसा वाले ज्यादा जानकार समझदार हैं। ठीक है, उनके पास अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा है। तो उड़ीसा वाले देखिए 151.89 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि किए हैं, उड़ीसा वाले। ठीक है, उड़ीसा वाले क्या किए हैं, 151.89 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि की है। इसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक में भी इतनी फैक्ट्री लगी है, इतनी कंपनी है, बंद तो कटे ही होंगे, तो ये भी सोचे होंगे बढ़ाया जाए कुछ, तो 147.70 वर्ग किलोमीटर में इन्होंने वृद्धि की है। अब केरला वाला, केरला वाले तो बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, वहां तो इतनी बारिश होती है, वैसे ही बढ़ गया होगा। 133.42, लेकिन सरकार का ही होगी, हम बढ़ाए हैं। ठीक है, हर सरकार यही करती है ना, जब वन काटती है तो अपना नाम नहीं लेती है, और जब वन उग जाता खुद तो वो कहती है हम ही लगाए हैं। तो याद रख लेंगे, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। लाइफ में आपको हमेशा याद रख करिए कि नेचर्स के साथ अगर कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके साथ सिंपैथी नहीं दिखाते, मतलब ये नेचर के साथ उलट करते, मतलब नेचर को अपने उसमें विजन में शामिल नहीं करती, कोई भी गवर्नमेंट हो, आपका प्रिय पार्टी हो, तो उसको अपोज करिए, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आपके हेल्थ से जुड़ा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो मिजोरम हुआ, गुजरात हुआ, उड़ीसा हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तो ये याद रख लेंगे, मिजोरम हुआ, गुजरात हुआ, उड़ीसा हुआ, कर्नाटक हुआ और केरल हुआ, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुल मैंग्रोव आवरण, मैंग्रोव ये देखिए आप फिगर में देख रहे होंगे, मैंग्रोव, ये मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक है, पानी में आधा डूबे रहते हैं, आधा नीचे रहते हैं। ठीक है, अभी कुल मैंग्रोव कितना है, 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो कुल मैंग्रोव का आवरण कितना है, 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मामूली कमी भी आई है इसमें। ठीक है, मामूली नहीं, बहुत कमी है, 7.43। हालांकि यह मामूली कमी मामूली है, यह भारत के तटीय पारिस्थितिकी के लिए जैविक ढाल के रूप में काम करने वाले इन नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को निरंतर और निगरानी के लिए संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है। तो याद रखेंगे क्या है, मैंग्रोव। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंग्रोव हमारे यहाँ कितना है, तो हमारे यहाँ मैंग्रोव कितना है, ये 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं कहूँ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे है, तो वो वेस्ट बंगाल में है। तो याद रख लेंगे वेस्ट बंगाल में है, तो भाई वेस्ट बंगाल में कितना है, 42.45% वेस्ट बंगाल में है। दूसरा अगर हम पूछें दूसरा मैंग्रोव वन कहाँ है, दूसरा गुजरात में है, तो गुजरात में कितना है, इसका लगभग आधा, तो 23.32%। ठीक है, अगर हम कहें अंडमान और निकोबार में कितने हैं, तो 12.19%। तो अब तीन आपको याद करना है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर अंडमान में। कहाँ पर, बंगाल में, गुजरात में, फिर अंडमान में। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जा रहा है। भारत के वनों का गुमनाम संरक्षक, ये आपके बुक्स में नोट के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, उसको देखते हैं, मतलब आप देखे होंगे लूसेंट में से नोट्स के फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है, वो यही आपको बताया गया है। क्या बताया गया है, कह रहे हैं जनजातीय जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 33.6%, 63%। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इतने ही एरिया में सिर्फ जनजातीय रहते हैं, कितने एरिया में, 33.63% एरिया में 100% लोगों में जनजाति, हम सब नॉर्मल लोग, नॉर्मल लोग तो 100% में, मतलब जनजातीय कितने रहते हैं, 33.63%। और बच्चे जितने लोग हैं उसमें नॉर्मल लोग इसमें एरिया में रहते हैं, लेकिन इतने एरिया में 33.63% में ये सब वनों को बचाकर कितना रखे हैं, देश के कुल वनों में जनजातीय जिलों का हिस्सा कितना है, 62.61%।
अब आप सोचेंगे, मैं अगर आपसे कहूँ कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं ट्राइबल्स लोगों की है कि पेड़ बचाने की, उन्हीं लोग हवा खा अपना सांस ले रहे हैं, आप सांस नहीं ले रहे क्या? तो सोचिए, 33% सिर्फ इनका एरिया है, और देश के कुल वन का 59% ये अपने इलाके में बचाए हुए हैं। अगर हमारे यहाँ ट्राइबल्स ना होते, जनजाति ना होती ना, आज पेड़ कट ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उनको ध्यान में रख के कुछ ऐसे कड़े कानून बनाए हैं जिसको कोई भी सरकार नहीं काट सकती, ठीक है, मतलब उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। यह आंकड़ा एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। भारत में जनजातीय जिले जो देश के केवल 1/3 क्षेत्र का गठन करते हैं, ठीक है, सिर्फ 1/3, मतलब पूरे भारत में सिर्फ 1/3% पे हैं, लेकिन देश का लगभग 60% घर, वनों का घर, वो अपना वन बचाए हुए हैं। पूरे देश का मतलब वो हमारे जीवन की रक्षा तो वही कर रहे हैं, हमारे जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, उनके हमको सम्मान करना चाहिए। यह पारंपरिक ज्ञान अस्थायी जीवन शैली के महत्व को उजागर करता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे, करें मार्गदर्शक ढांचा राष्ट्रीय नीति 1988। अब देखिए, समय समय पे कानून लाया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं इसका भी महत्व, देख लेते हैं। महत्व तो कुछ नहीं है कानून का, क्योंकि पेड़ कटते ही रहते हैं, तो महत्व क्या रह जाएगा, सिर्फ दस्तावेज में है, एक कॉपी में बच्चों के पेपर के लिए बना दिया गया है। अब देखते हैं 1952 में नीति संशोधन में करते हुए इसका उद्देश्य संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। मुख्य बदलाव, इसने व्यावसायिक हितों से हटकर पर्यावरण की स्थिरता और स्थानीय लोगों की जागरूकता जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया है। पर यह नीति आज भी भारत के वन प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों का आधार बनी हुई है। तो देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं कितना आधार बनी हुई है। अब देखिए क्या कह रहा है ये, राष्ट्रीय वन नीति कहता है कि 1928 द्वारा निर्धारित यह लक्ष्य है कि 33% भाग पर क्या होना चाहिए, भारत के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए पुनर्स्थापित करने का आधार है। मतलब ये कह रहे हैं 1988 द्वारा जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी, ये तो याद ही रख लीजिए, 1988 का राष्ट्रीय वन नीति, 33% भाग पर क्या है, वन होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, पहला तो ये है, आप अपने बुक में देखेंगे, पहला तो यही दिया गया है कि कितना होना चाहिए, 33% भाग पर वन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन है नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ इसमें 6% कमी है, ठीक है। तो अब कब होगा देखिएगा, आगे देखते हैं कब होगा ये 33%। अब देखिए उसके दूसरे, पर्यावरण संतुलन, उसी के दूसरा पॉइंट लिखा गया है, देश में पर्यावरण स्थिरता बनाए रखना और उन पारिस्थितिकी क्षेत्रों को बहाल करना जहां संतुलन बिगड़ रहा है। तो याद रख लेंगे, इसमें कानून में कहा गया है, सरकारी कानून लाई है ना, तो कह रही है देश के पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखिएगा आप, और पारिस्थितिकी क्षेत्रों को बहाल करिए और संतुलित करिए। जब सरकार ही पर्यावरण असंतुलन बना रही, तो लोग क्या करेंगे, कितना करेंगे। प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण, देश के प्राकृतिक धरोहर, इसकी विशाल जैव विविधता और इसके आनुवंशिक पुल का संरक्षण करना। तो बातें देखिए कितने सरकार की बड़ी बड़ी हैं। मृदा और जल संरक्षण, नदियों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा अपरदन और अनाच्छादन को रोकना, ठीक है। कहीं आप देखे होंगे मृदा अपरदन रुक रहा है, हो रहा है, नहीं। देखते हैं कितना फर्टिलाइजर ये सब पेड़ काटे जा रहे हैं। जब पेड़ कटेंगे तो जाहिर सी बात है वन, मृदा संरक्षण कहाँ से होगा। वन आवरण का विस्तार, व्यापक वनीकरण, सामाजिक वनीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से देश के वन और वृक्ष आवरण में पर्याप्त वृद्धि करना, ठीक है। तो ये सब देखिए बातें हैं, हम भी बातें पढ़ लेते हैं। स्थानीय आवश्यकताएं, ग्रामीण और जनजातीय आबादी के लिए ईंधन, चारा और लघु वनोपज और छोटी लकड़ी की आपूर्ति बढ़ाना। जन आंदोलन, महिलाओं की प्रमुख भागीदारी के साथ एक जन आंदोलन बनाना ताकि मौजूदा वनों पर दबाव कम हो, ठीक है। कुशल उपयोग, वनोपज के एक कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना और लकड़ी के विकल्पों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये सब अब देखते हैं और कौन सी बड़ी बातें हैं, देखते हैं। बस इतनी ही बड़ी बातें हैं, ठीक है। अब बड़ी बातों को आप पढ़िए या ना पढ़िए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतनी 33% याद रख लेंगे, ठीक है। और इसको पढ़िए या ना पढ़िए आपकी मर्जी, ठीक है। आप सब सोच रहे होंगे कि सर वनों के बारे में इतना कुछ ज़्यादा, देखिए अगर वन हेल्थ की बात आए तो वन ही सबसे ज़्यादा आपको हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज से बचाते हैं, ठीक है।
चाहे वृक्ष हो, इसीलिए आप अपने आसपास वृक्ष कहीं भी खाली स्थान रहे वहाँ पर जरूर लगाया करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।